बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नज़र नहीं आ रहा आप लोग? नहीं, जूम स्क्रीन एरिया मेरे पास इतना ही है। आपके बुक में भी है वही वाला मटेरियल, वहीं से भी देख सकते हैं। एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने देखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में दो तरह के आप कह लें कि क्वांटिटीज़ को यूज़ किया जाता है। एक को हम कहते हैं एनालॉग क्वांटिटीज़, दूसरे को हम कहते हैं डिजिटल क्वांटिटीज़। और दोनों में फ़र्क जो है वो हमने देखना है कि फ़र्क क्या है। तो उसमें अगर देखें, कुछ कीमतें ऐसी होती हैं जो उनकी कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, कोई भी वैल्यू पॉसिबल कर सकते हैं हम। मिसाल के तौर पे डॉलर का रेट ले लें आप, तो 160 रुपये का भी हो सकता है, 160/1 का भी हो सकता है, 160/2 का भी हो सकता है, 160/3 का भी हो सकता है, 164 का भी हो सकता है, 165 का भी हो सकता है। कोई भी वैल्यू पॉसिबल है उसकी, ठीक है जी। तो ऐसी मकदारें जिसमें कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो, या इवन टेम्परेचर आप ले लें, वॉल्यूम आप ले लें, वॉल्यूम 1 लीटर भी हो सकता है, 1.1 लीटर भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2.1, 2.2, 2.3, कोई भी वैल्यू पॉसिबल है उसकी। नंबरों के 1 और 2 के दरमियान कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, 2 और 3 के दरमियान कोई वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है जी। तो ऐसी मकदारें जिनके लिए कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो, यानी तमाम वैल्यूज़ मुमकिन वैल्यूज़ पॉसिबल हों, उन्हें हम कहते हैं एनालॉग क्वांटिटीज़। इसके ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें ऐसा नहीं होता, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे अगर आप ये डिसाइड करें कि दिन है या रात है, तो या तो दिन होगा या रात होगी। अब आप ये कहें शाम है बीच में, वो अलग बहस है आपकी, लेकिन ये कि हमने कंफर्म बात करनी है, ये दिन वाला टाइम को लेना है रात वाले को, तो ये एक डिस्क्रीट वैल्यू आएगी। अगर आप कहें दिन को 1 कह देते हैं और रात को 0 कह देते हैं, तो ये 0-1 ही हो सकता है, फिर 1.1 नहीं हो सकता, या 0.1, 0.2, 0.3 ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती। इसी तरह एक बंदा है, आपने उसकी लाइव और डेड की स्टेटमेंट देनी है, ठीक है जी। तो यहाँ आप उसे ज़िंदा डिक्लेयर करेंगे, डॉक्टर हैं आपके पास एक पेशेंट आ गया है और आपने डिक्लेयर करना है कि वो ज़िंदा है या मुर्दा है, तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? आपको दोनों में से एक बात करनी पड़ेगी, ठीक है जी। या आप कहेंगे लाइव है 1, या आप कहेंगे डेड है 0, दरमियान आप कहेंगे 50-50, 50-50 तो नहीं कह सकते उसको, ठीक है जी। इसी तरह पास और फेल, या पास है या फेल है, दोनों में से लग रहा है अच्छे नंबरों के साथ पास हो, बेहतरीन नंबरों के साथ पास हो, बिल्कुल। तो या पास होते हैं फेल होते हैं, दोनों ही स्टेट्स आपके पास हो सकती हैं। या आप 0 हैं तो फेल हैं, 1 है तो पास है। इसका मतलब इसमें कुछ दरमियानी कीमत पॉसिबल नहीं है। एक साइड पे एक फ़िक्स वैल्यू है, दूसरी साइड पे दूसरी फिक्स वैल्यू। तो ऐसी वैल्यूज़ जिनकी डिस्क्रीट नंबर्स में आप जो आप प्रेजेंटेशन करें, उनको फ़िक्स नंबरों के साथ के दरमियान बयान किया जा सकता हो, उनके लिए तमाम तर वैल्यूज़ मुमकिन ना हो, या कंटिन्यूसली वेरी का लफ्ज़ उसने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, तसलसल के साथ उनकी कीमतें तब्दील ना होती हों। यानी दरमियानी कीमत, सादा लफ्ज़ों में इसको सिंपल वर्डिंग में करें तो दरमियानी कीमत पॉसिबल ना हो, अशारिये में जवाब ना हो, या 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, ऐसे, ठीक है जी। तो ऐसी वैल्यूज़ को हम कहते हैं कि ये डिजिटल वैल्यू होगी, 0101 की शक्ल में जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको डिजिटल कहते हैं। डिजिट कहते हैं नंबरों को, आपने मैथ में पढ़ा होगा, डिजिट नंबर को कहते हैं, ठीक है जी। तो एनालॉग मकदारें, एनालॉग क्वांटिटीज़ जो हैं, ऐसी मकदारें जिनको मुसलसल जो है वो तब्दील हो सकती हों, जिनकी वैल्यू जो मुसलसल बदल सकती हो, ठीक है जी। जैसे आलू की कीमत है, सब्ज़ी की कीमत है, और चीज़ों की कीमत है, बिजली की कीमत है, ये बदलती रहती हैं, ठीक है जी। डिस्क्रीट नहीं है उनकी वैल्यू, ठीक है जी। द क्वांटिटीज हुज वैल्यू वेरी कंटिन्यूसली और रिमेन कांस्टेंट आर नोन एज एनालॉग क्वांटिटीज। वैल्यू वेरी करती कंटिन्यूसली करके, मतलब कोई नंबर हो सकता है या एक वैल्यू पे फिक्स है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर टेम्परेचर ऑफ एयर वेरीज इन कंटिन्यूस फैशन ड्यूरिंग 24 आवर ऑफ डे। अगर एक रिदम रहे, अचानक सडन चेंज ना हो, तो टेम्परेचर एक हिसाब से बदलता है। सूरज निकलता जाता है, टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होता जाता है। सूरज दरमियान में आता है 12 बजे, टेम्परेचर मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सूरज दूसरी तरफ जाता है तो टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता डाउन होना शुरू हो जाता है, और एक स्टेज पर जाके वो ख़त्म हो जाता है। अगले दिन फिर सूरज चढ़ता है। इसका मतलब वो मुसलसल टेम्परेचर तब्दील होगा। पहले हो सकता है 5 सेंटीग्रेड हो, फिर उसके बाद 6 हुआ हो, 7, 8, 9, 10, 40 तक गया हो, फिर 40 से नीचे आता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, और फिर 5, 8, 10, 15 जहाँ तक उसने आना है वहाँ तक आ जाएगा। इसका मतलब ये कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, ये फिक्स नहीं है। टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि या 0 है या 1 है, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। हवा में नमी भी ऐसे ही है कि फिक्स नहीं है, 0-1 नहीं है।
उसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं। तो ऐसी चीज़ जिसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ पॉसिबल हों, जैसे उसने कहा है, तो उसको हम कहते हैं कि ये एनालॉग क्वांटिटीज़ है। या आप देखें क्लॉक लगा हुआ, उसकी सुइयाँ हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता घूमती है, तरतीब के साथ घूमती है, ठीक है जी। पहले वो 1 सेकंड वाले पॉइंट पे जाएगी, फिर 2 वाले पे, 3 वाले पे, 4 वाले, 5 वाले पे, और पूरा घूम के 60 चक्कर लगाएगी तो वो 60 पे आ जाएगी, ठीक है जी। तो वो तमाम पॉइंट्स में से गुजर के जा रही है, ठीक है जी। वो 1 सेकंड और 2 सेकंड के दरमियान वाला नंबर भी आपको दिखाएगी। आल्दो कि आप शायद एग्जैक्ट ना देख सकें, लेकिन उस पॉइंट से होके तो जाएगी ना 1 और 2 वाले के दरमियान से। लेकिन आपके पास डिजिटल क्लॉक लगाओ जिस पर सिर्फ सेकंड शो होते हैं, उससे छोटी वैल्यू ना हो, तो आपको ये 1 नज़र आएगा या 2 नज़र आएगा या 3 नज़र आएगा। जब पूरा सेकंड गुजर जाएगा फिर वो अगला नंबर देगा आपको। तो ऐसी मिकदारें जिनमें पूरा नंबर गुजर, यानी एक नंबर के बाद एग्जैक्टली दूसरा नंबर आ रहा हो, दरमियान वाली वैल्यूज़ ना आती हों, वो डिजिटल होती हैं। और जिनमें दरमियान वाली तमाम वैल्यूज़ मुमकिन हो सकें, उसे एनालॉग कहते हैं। या सादा लफ्ज़ों में वो तमाम मिकदारें जो आप उन आलात से नापते हैं जिनमें सुइयाँ लगी हों, वो एनालॉग होती हैं, और जो नंबरों में आ जाए वो डिजिटल है। अब इसमें बेहतर कौन सा है? डिजिटल वाला बेहतर है, ठीक है जी, क्योंकि एनालॉग में आपने अंदाज़ा लगाना है कि सुई किस मकाम पे है। आप अभी देख रहे हैं कि सुई अगले पॉइंट पे उठता चली जाए, तो आपके लिए डिफ़िकल्टी इसको मुहैया करना। लेकिन डिजिटल में एग्जैक्ट वैल्यू नंबर आपके सामने आ जाएगा। आपको कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। आपने घड़ी पहनी हुई है 5:24, आपको देखने की ज़रूरत नहीं कि सुई किस मकाम पर खड़ी है। लेकिन क्लॉक में आपको सुई देखनी पड़ेगी कि वो जो है वो 4 पॉइंट से आगे गुजर जाए, और फिर 4 नुकते और आगे गुजरे, तो 20 और 4 24 हो गए जी। उधर गलती का इम्कान है, क्योंकि ह्यूमन एरर भी है। इंसान सुस्ती में, काहली में 1 सेकंड बाद देख ले, गुजर जाए। इधर ह्यूमन एरर रिलेटिवली कम है, इसलिए डिजिटल एनालॉग जो डिजिटल वैल्यू जो है, सॉरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो वैल्यू है वो ज़्यादा बेहतर है एनालॉग से, ठीक है जी, क्योंकि वो फिक्स डिस्क्रीट नंबर में आती हैं। उसमें गलती का इम्कान बहुत थोड़ा, सब कुछ मशीन ने करके आपके सामने रख देना नंबर। इधर आपने काफ़ी चीज़ें खुद सोचनी, तो इस वजह से इसमें जो है वो गलती हो सकती है। वो कहते हैं हमें ग्राफ प्लॉट करते हैं टेम्परेचर के दरमियान, और उसके अलावा जो जो टाइम गुजरता जाता है, तो हमें जो ग्राफ तरतीब से आता है, पहले वो बढ़ेगा टेम्परेचर, दिन में फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। तो ये एनालॉग है। अब एनालॉग तो क्वांटिटी है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें इसको पढ़ा जाता है उसको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे, और वो इलेक्ट्रॉनिक्स की शाख जिसमें डिजिटल को पढ़ा जाता हो उसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कह देंगे। ये तो क्वांटिटी पहले हमने कहा ना, एनालॉग क्वांटिटी है, एनालॉग मिकदारें हैं, फिर हमने कहा जी डिजिटल मिकदारें हैं। तो अब जो इलेक्ट्रॉनिक्स है जिसमें इनको पढ़ा जाएगा वो क्या होगा? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जिस इलेक्ट्रॉनिक्स की शाख में आप एनालॉग मिकदारों को पढ़ेंगे वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगी, और जिसमें आप डिजिटल को पढ़ेंगे वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगी, ठीक है जी। द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसिस्टिंग ऑफ सर्किट विच प्रोसेस एनालॉग क्वांटिटीज आर कॉल्ड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन आ गई कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स की शाख जो उन मिकदारों के साथ ताल्लुक़ रखती है जो एनालॉग है, तो उसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे, ठीक हो गया जी। उर्दू में भी इसको देखते हैं ताकि वो गुजरना जाएगा। हाँ जी, ऐसी मिकदारें जिनकी कीमत एक तसलसल के साथ तब्दील हो, एक जैसी रहे या एक जैसी रहे, या तब्दील हो या एक जैसी रहे, एनालॉग मिकदारें कहलाती है। तसलसल की मैंने बात बता दी है कि वो हर नुक्ते में से वैल्यू गुजर के जाएगी। क्लॉक हर नुक्ते में से गुजर के जाता है, उसकी सुई जो है 0 से लेके 60 तक हर पॉइंट से गुजरता है, और उसके दरमियान से भी गुजरता है। तो इसका मतलब वो हर वैल्यू पॉसिबल वैल्यू में से गुजर के जाता है, ठीक है जी। लेकिन डिजिटल वैल्यू आपको ऐसी नज़र नहीं आएगी। वो एक पॉइंट गुजरेगा तो अगला पॉइंट शो होगा, दरमियान वाला वक्फा शो नहीं करेगा। ये उसको इसलिए करें इलेक्ट्रॉनिक्स का वो शोबा जो एनालॉग मिकदारों के मुताले के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉनिक्स का वो शोबा जो ऐसे सर्किट में मुश्तमिल है जो एनालॉग मिकदारों के मुताले के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, ठीक है जी। इसके बाद हमने देखना है डिजिटल वैल्यूज़, डिजिटल जो है क्वांटिटीज़ कौन सी हैं। द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यू वेरी नॉन कंटिन्यूस मैनर, वो मिकदारें जिनकी कीमत गैर तसलसल के साथ जो है वो तब्दील होती है। गैर तसलसल का मतलब क्या है? मुसलसल नहीं है, जैसे एक के बाद एक शय एक नहीं है, एक शय दो नहीं है, डायरेक्ट एक के बाद दो है, या 0 है या 1 है। जैसे अब वो आपने वो पढ़े होंगे टेबल, ट्रुथ टेबल, आगे इसी में मेरे ख्याल आ जाने हैं, कंप्यूटर वाले तो पढ़े होंगे 9th में, ट्रुथ टेबल। उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो अगर वो करंट आ रहा है तो 0 है, 1 है,
अगर करंट नहीं आ रहा तो 0 है, ठीक है जी। तो ये दो ही क्वांटिटीज़ हैं, आप उसको 0.1 तो नहीं कह सकते, क्योंकि करंट अगर 0.1 भी आ गया तो वो 1 ही माना जाएगा, ठीक है जी। और यही असूल आगे आप चलाते हैं, जब भी ट्रूथ टेबल बनाते हैं जितने भी 1 आप जमा करते हैं जवाब 1 ही रखते हैं उसका, क्योंकि करंट आने का मतलब है 1, वो चाहे ज़्यादा आ जाए चाहे कम आ जाए, चाहे सारे मिलके दे दें चाहे ना मिलके दे दें, करंट आ गया तो 1 मान लेना उसको हमने। अच्छा, इधर क्वांटिटीज हुज वैल्यूज वेरी इन कंटिन्यूस नॉन कंटिन्यूस मैनर का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है जी। अब उसके बाद द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विद डील विद द डिजिटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। वो ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स की जिसका ताल्लुक डिजिटल क्वांटिटीज से है उसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है जी। वो ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स की जिसका ताल्लुक डिजिटल वैल्यू से है, डिजिटल क्वांटिटी से है, उसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे। उर्दू में भी देखते हैं इसको। ऐसी मिकदारें जिनकी कीमतें अदम तसलसल के अंदाज में तब्दील हो, अदम तसलसल मुसलसल ना हो, ठीक है जी, उन्हें डिजिटल कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का वो शोबा जो डिजिटल मिकदारों को प्रोसेस करता है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। और ये 0 और 1 के भी आमतौर पे आपके तमाम तरह डिवाइसेस 0-1 के बीच में चलती हैं, ये 0-1 की कोडिंग होती है। जब आपका डाटा भेजा जाता है इंटरनेट के ज़रिए, उसका ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए, तो जब उसको कन्वर्ट करता है लाइट सिग्नल में, तो अगर लाइट ब्लिंक करेगी तो वो 1 होगा, लाइट नहीं ब्लिंक करेगी तो वो 0 होगा। तो 0-1 की कोडिंग होती है। ये बारकोड स्कैनर भी ऐसे ही करते हैं, वो जो आप शॉपिंग मॉल्स पे जाते हैं वैसे पकड़ते हैं, 2 करते हैं, तो वो क्या होता है, वो कोड्स ही लगे होते हैं, कोड्स के हिसाब से यहाँ लाइट आती है या नहीं आती है, उस लिहाज से वो पैटर्न बनता है उसका, उसको नंबरों में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको बिल में छाप दिया जाता है। तो इसका मतलब ये 0-1 का सारा मामला है। 0-1 मिला बाइनरी सिस्टम, जिसको आपने 8वीं में पढ़ा होगा, बाइनरी सिस्टम 2 का निज़ाम, 0-1 की वैल्यूज़ जो होती हैं उसके लिहाज से सारा जो है वो सेटल होगा। अच्छा जी, अब इसके बाद हमें देखना है, बाज़ औक़ात ऐसे ज़रूरत पड़ती है, ये एक शक्ल देखिए, इसमें आपको शायद अंदाज़ा हो इसका, एनालॉग, ये देखिए ज़रा ये शक्ल, ये देखिए ज़रा, ये हमारे पास एनालॉग और डिजिटल सिग्नल दिया हुआ है। एनालॉग सिग्नल मुसलसल बदल रहा है, देखिए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता और नीचे जा रहा है, फिर 0 पे आ रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है, फिर और नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर मैक्सिमम ऊपर जा रहा है, फिर 0 पे। इसका मतलब मुसलसल हर पॉइंट में से वो गुजर के जा रही है वैल्यू, ठीक है जी। लेकिन डिजिटल में क्या है, यह 1 है, जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू से उसने क्या कह दिया है 1, और जहाँ पे मिनिमम वैल्यू से उसने क्या कह दिया है 0, फिर मैक्सिमम आई तो 1, फिर मिनिमम आई तो 0, लेकिन दरमियान वाला नंबर वो शो नहीं कर रहा कोई भी आपको। देखिए इस ग्राफ में आपको अगर इधर आ जाए इतनी जगह पे, इस जगह पे सेंटर में, तो वो 1 और 0 के दरमियान 0.5 वाली वैल्यू होगी, लेकिन ग्राफ में है तो है ना, लाइन तो बनी हुई इस जगह के ऊपर। इसका मतलब जो एनालॉग वाली है वो दिखा रही है हमें वो वैल्यू, लेकिन डिजिटल वाली वो वैल्यू नहीं दिखा रही, वो सिर्फ फिक्स वैल्यू दिखाती है कि जब यहाँ वो हो या वो नहीं हो वैल्यू, यानी या तो करंट आए या ना आए, कम या ज़्यादा कम फर्क नहीं पड़ता, तो उसको फिर डिजिटल वैल्यू में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। तो इस तरह एनालॉग और डिजिटल जो है एक दूसरे। अब ये देखना है कि एनालॉग और डिजिटल को कन्वर्ट भी किया जा सकता है। हाँ जी, यहाँ पे देखें लास्ट वाली आपको एनालॉग और डिजिटल को कन्वर्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि कुछ डिवाइसेस आपकी जो हैं वो एनालॉग होती है, कुछ मिकदारें ऐसी होती हैं वो एनालॉग होती हैं, उनको आप नहीं बदल सकते। मिसाल के तौर पे मौसम जो है बदलता है, महकमा मौसमियात की आप खबरें सुन के आते हो, कहते हैं जी आज दोपहर 12 बजे जो है वो बारिश होगी, या आज 1 बजे धूप निकलेगी, आज बर्फ़बारी होगी, ये सारी बातें वो बता रहे होंगे आपको। ये वैल्यूज़ जो है कैसी आएंगी, वो लगातार डाटा कलेक्ट कर रहे होंगे, इकट्ठे कर रहे होंगे, उसे प्रोसेस कर रहे होंगे, वैल्यूज़ लगातार बदल रही होंगी, लेकिन वो फिक्स वैल्यू नहीं बदल रही। 0-1 तो नहीं होता, तब से जैसे मैंने कहा आहिस्ता आहिस्ता बदलता है, कंटिन्यूसली वैल्यूज़ सारी वैल्यूज़ आती है उसमें, वो है एनालॉग। लेकिन आपको जो डाटा उन्होंने शो करना है वो डिजिटल है, जो स्क्रीन पे शो करना है, तो फिर वो उस एनालॉग डाटे को कन्वर्ट करेंगे डिजिटल के अंदर। एनालॉग को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे डिजिटल के अंदर। तो वो कन्वर्टर जो एनालॉग डाटे को उठाए और बदल दे डिजिटल के अंदर, ताकि डिजिटल डिवाइसेस उसको यूज़ कर सकें, ठीक है जी। तो उसे कहेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसी तरह बाज़ औक़ात जो डिवाइसेस आप यूज़ कर रहे हैं वो डिजिटल हैं, लेकिन आपको उसको एनालॉग में शो करना है। मिसाल के तौर पर ब्लड प्रेशर नोट कर रहे हैं, उसकी डिजिटल डिवाइसेस भी आती हैं। आपने शायद देखा तो रिस्ट वॉचेस बहुत पहले बल्कि आ गई हुई थी, 15-20 ऐसे वॉच लगाते हैं, वो ऐसे थोड़ा सा दबाता, कड़ा सा होता है, दबाता है ऐसे,
स्क्रीन पे नंबर आ जाता है, ब्लड प्रेशर इतना है, पल्स इतनी है, टेम्परेचर इतना है, ठीक है जी, सारी चीज़ें पैरामीटर दे देते हैं आपको, नियरली होता है, फ़र्क होता है उसमें, 5-10% की एरर होती है। अच्छा, तो ये जो है वो क्या हो गया, आपके पास डिजिटल है, फर्स्ट करें आपने पल्स रेट ले लिया, वो डिजिटल है, लेकिन आपने उसको शो करना है एनालॉग में, पूरी पल्सेस को 1 से लेकर 73 तक सारी वैल्यूज़, तो आपको भी उस डिजिटल को एनालॉग में तब्दील करना पड़ेगा। तो वो कन्वर्टर जो डिजिटल को एनालॉग में तब्दील कर दे उसे कहेंगे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो 2 कन्वर्टर हैं, एक ADC है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। उसका क्या मतलब है, डाटा एनालॉग का था, हमने उसे कन्वर्ट करना है डिजिटल में। और दूसरा है DAC। DAC ये है कि डाटा आपका डिजिटल में है, आपने उसे कन्वर्ट करना है एनालॉग में, क्योंकि बहुत सी मिकदारें एनालॉग होती हैं, बहुत सी मिकदारें डिजिटल होती हैं, ठीक है जी। तो फिर हमें उसको मिक्स करना पड़ता है। अगर एनालॉग है और हमें डिजिटल चाहिए तो हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज़ करेंगे, और अगर डिजिटल टू एनालॉग है, डिजिटल है और एनालॉग में करना है, तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जो है वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो ये 2 कन्वर्टर जो है वो आपसे पूछ सकते हैं कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या, आप कहेंगे ऐसा कन्वर्टर जो डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में तब्दील कर दे, वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है। और दूसरी तरफ वो जो एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर दे वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, ठीक हो गया जी। तो ये हमने देखना। अच्छा जी, इसके बाद देखिए टॉपिक कौन सा है हमारे पास, ऑपरेशंस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ जी, अब ऑपरेशन से, अब इसमें जो है वो आपने देखना है, कभी इसको ऑपरेशन के नाम से कहते हैं, कभी इसको गेट के नाम से कहते हैं, ठीक है जी, कभी इसको प्रोसेस के नाम से भी कह देते हैं। तो सबका एक ही मतलब है कि आपने बुनियादी तौर पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को जोड़ना है, इनपुट देना है और आउटपुट बाहर निकालना है, ठीक है जी। अब उसको जोड़ने के 2 तरीके हैं, जोड़ने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीके को हम कहते हैं सीरीज अरेंजमेंट, ये आपने पढ़ा हुआ है, 2 जगह पढ़ा हुआ है, कैपेसिटर के सीरीज अरेंजमेंट भी पढ़ा हुआ है और रजिस्टर का भी पढ़ा हुआ है। तो एक तरीका चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट को बनाने का, यानी डिवाइसेस को आपस में जोड़ने का जो है वो सीरीज़ है, एक पैरेलल है, ठीक है जी, एक सीरीज़ है, एक पैरेलल है। अब सीरीज़ और पैरेलल में क्या होता है, देखें, अगर आप तमाम डिवाइसेस को बराबर पोटेंशियल देना हो तो आप फिर रखते हैं पैरेलल, और ऐसी जगह आ जाए जहाँ पोटेंशियल का इतना फ़र्क ना पड़े। मिसाल तौर पे घर है, हम यहाँ से मिसाल लेते हैं, घर से, ये घर है, इसमें मेन मीटर से जो है वो लाइट आ रही है, बिजली आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, लेकिन एक डिवाइस जो वो ऊपर 3री मंजिल के ऊपर रखी हुई है, एक डिवाइस हमने बिल्कुल मीटर के साथ रखी हुई है। तो अगर हम ऐसे ही एक ही वायर गुजारते जाएं, चलाते जाएं और एंड तक ले जाएं, तो जो बिल्कुल मीटर के साथ है उसे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल मिलेगा। और आपने पढ़ा हुआ सीरीज़ में कि जैसे जैसे आगे जाते पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो एंड वाले को पोटेंशियल थोड़ा मिलेगा। लेकिन हम चाहते हो बराबर एफिशिएंसी शो करें, अपना मैक्सिमम काम कर सकें। जाहिर है जब आखिरी डिवाइस को पोटेंशियल कम देंगे उसका नुकसान क्या होगा, वो डिवाइस ख़राब हो जाएगी, ठीक है जी। ये कंप्यूटर्स जो इस्तेमाल करते हैं उनके पीछे एक बटन लगा होता है सप्लाई के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। वो होता है 2 तरह के सर्किट बनते हैं, एक होता है 115, एक होता है 220 या 230। बाज़ मुल्कों में 230 या 220 वोल्ट चलता है और बाज़ मुल्कों में 115 वोल्ट चलता है, ठीक है जी। जैसे पाकिस्तान में 230 वोल्ट चलता है, कई ममालिक में जैसे जापान उसमें 115 वोल्ट चलता है। अब कंप्यूटर वालों ने उसके अंदर ऑप्शन दे दी नीचे बटन की कि आप बटन दबाएंगे सेट कर लें 115 पे, या बटन दबा के सेट करें 230 पे। अब बाहर से जो कंप्यूटर आते हैं और जो कंप्यूटर यहाँ बेचने वाले जो पहले ख़रीदते हैं, बाहर से कंटेनर पूरा खोलते हैं, यानी बाहर से डायरेक्ट जो माल आता है तो जो लोग उसको उठाते हैं उनको पता होता है, सबसे पहला काम वो करते हैं कि पीछे सप्लाई का स्विच चेंज करते हैं, क्योंकि वहाँ से अगर जापान से कंटेनर आए तो तमाम कंप्यूटरों को 115 वोल्ट पे सेट किया होगा उन्होंने बटन से। आपने यहाँ पे 230 पे चलाना है। अगर आप 115 वाले पे 230 वोल्ट दे देंगे, सप्लाई जो है वो फट जाएगी, फ़ौरन डैमेज हो जाएगी, धुआं निकलेगा, कैपेसिटर सारे फट जाएंगे। उसके कैपेसिटर फटते होते हैं जिन्होंने चार्ज स्टोर करना हो, क्योंकि जब आप उसे वोल्टेज डबल देंगे वो चार्ज डबल आ जाएगा उनके अंदर, उनका सारा केमिकल पिघल जाएगा, वो धुआं फट के धुआं देना शुरू कर देंगे। तो फ़ौरन वो क्या काम करते हैं, पहले उसका स्विच चेंज करते हैं, 220 पे करते हैं, फिर ऑन करके चेक करते हैं कि इसके अंदर सामान कितना लगा है, ये कितने सामान का बिकेगा। 10 मिनट है जब उसमें एक चैप्टर पढ़ा के खत्म। तो ये जो है इस तरीके से जो है वो सप्लाई, इसका मतलब वोल्टेज जो है वो चेंज करना पड़ता है बाज़ औक़ात, ठीक है जी। तो अब अगर यहाँ से हम घर में सबको एक ही वायर से लगातार जोड़े, पहले पॉइंट के बाद दूसरा, तो आखिरी वाले को वोल्टेज थोड़ा मिलेगा, उसका कैपेसिटर जो है वो डैमेज हो जाएगा और डिवाइस ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हम सबको अलहदा अलहदा वायर देते हैं जिसे हम कहते हैं पैरेलल अरेंजमेंट,
ठीक है जी। तमाम डिवाइसेस को अलहदा वायर जाती है। अगर यहाँ से इधर पंखा और उधर बल्ब है तो ये नहीं कि वायर इसको दे दे और यहीं से आगे दे दे, नहीं, अलहदा वायर पंखे की आएगी, अलहदा बल्ब की आएगी, दो तारें गुजारनी पड़ेंगी। सीरीज़ में एक ही तार गुजार के कर सकते थे, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा, पंखे को ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा, बल्ब को बहुत थोड़ा मिलेगा। तो बराबर करने के लिए पैरेलल अरेंजमेंट करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी जगह होती है कि साथ साथ ही पॉइंट लगे हुए हैं, उन्हीं में काम करना है। जैसे बोर्ड के स्विच, ये बोर्ड लगा होता है जो दीवारों में, उसके अंदर जो बटन लगे होते हैं जिनमें आप वायर प्लग लगाते हैं, वो सब चूँकि बिल्कुल साथ साथ है तो उन तो पोटेंशियल का फ़र्क नहीं पड़ना इतना। बात समझाई ना, ये बोर्ड लगा हुआ है, एक स्विच इधर है, किधर है, किधर है, किधर है, बटन प्लग वाला कह लें, तो उसको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा वोल्टेज का, क्योंकि बिल्कुल साथ साथ है वो। तो उनको सीरीज़ में कर देते हैं। यानी जहाँ डिवाइसेस अलग-अलग वो पैरेलल में होती हैं, और लेकिन जहाँ आपने एक बोर्ड लगाना हो दीवार के अंदर, उसे क्या कर देते हैं, सीरीज़ में, क्योंकि वो बिल्कुल साथ साथ होता है। उसका फिर नुकसान ही होता है कि दरमियान वाला बटन चल जाए तो अगले बंद हो जाते हैं। ठीक है जी, बाज़ औक़ात थ्री शू जिसे हम कहते हैं, तो उसमें हम सीरीज अरेंजमेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ फासला थोड़ा है और पोटेंशियल का फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ता। तो अपनी सहूलत के मुताबिक कहीं हम पैरेलल यूज़ करते हैं और कहीं हम सीरीज़ यूज़ करते हैं। इन्हीं दोनों सर्किट्स को उसने नाम दिया हुआ है। जो सीरीज़ है उसे कहते हैं और गेट। और का मतलब है यहाँ का मतलब है दोनों में से कोई एक। जैसे मैं कह दूँ आप या आप, दोनों में से मुझे कोई एक, आप या आप मुझे पानी का गिलास ला दो, समझ, दोनों में से मैंने कहा कि कोई एक चला जाए, यहाँ का मतलब है कोई एक। और अगर मैं कहूँ आप और आप पानी गिलास आ जाए, इसका मतलब दोनों से मैंने कहा कि जाओ और पानी गिलास लेके आओ। उर्दू वाला मैं भी कह रहा हूँ, इंग्लिश वाला नहीं, ये उलट है। उर्दू वाला एंड और उर्दू वाला और जो है। तो अगर आपने पैरेलल लगाया हुआ है उसे और कहते हैं। और का मतलब है दोनों में से कोई एक ऑन हो जाए तब भी आपका सर्किट ऑन हो जाएगा, तो इसे इंग्लिश में और कहते हैं। ठीक है जी, उर्दू में इसका मतलब यहाँ बनेगा, जारी बात है। तो और गेट इंग्लिश वाला जो है उसका मतलब ये है कि पैरेलल अरेंजमेंट है। और जब आप एंड गेट यूज़ करेंगे, एंड का उर्दू का मतलब है और, तो और का मतलब है दोनों होने चाहिए। तो इसका मतलब सीरीज़ में लगा होगा, अगर दोनों स्विच आपके ऑन होंगे तो सर्किट चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो ये दो ही गेट है हमारे पास जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में चलते हैं, एक और गेट होता है, एक एंड गेट होता है। अगर जो है आपने पैरेलल अरेंजमेंट किया हुआ है तो वो और गेट होगा, और अगर आपने सीरीज अरेंजमेंट किया हुआ है तो वो एंड गेट होगा। अब इनके आगे आपने इनका इन्वर्स कर देना, बाज़ को तो इन्वर्स करना पड़ता है, सिचुएशन ऐसी होती है कि इन्वर्स कर दें। ठीक है जी, जैसे डोर क्लोज है, उसे हमने जो है वो सेट कर दिया है 1, यानी सर डोर ओपन है उसे 1 कर दिया है, और डोर क्लोज है उसको 0 कर दिया। ठीक है जी, तो नहीं सॉरी, डोर बंद है उसको हमने 1 कर दिया, डोर ओपन है उसको 0 कर दिया। तो समटाइम इसको हमें इन्वर्स करना पड़ता है ताकि आउटपुट हमें जो हमारी मर्जी के मुताबिक मिले। ठीक है जी, तो उसके लिए हम इसको क्या कर देते हैं, नॉट गेट उसके आगे लगा देते हैं। नॉट गेट क्या करता है, वो आउटपुट को चेंज कर देता है। अगर आप उसे आउटपुट दे रहे हैं, यानी वैल्यू दे रहे हैं 1 के तौर पे, वो उसको 0 कर देगा, और अगर उसे आप नहीं दे रहे 0 तो वो उसको 1 कर देगा। तो वो इन्वर्स करेगा। बाज़ का तुम्हारी कंडीशन ऐसी होती है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर कि हमें अपने आउटपुट को बदलना पड़ता है। ठीक है जी, जैसे फ़र्ज़ करें फ्रिज में कूलिंग हो रही है, ठीक है जी, टेम्परेचर बढ़ेगा उसे हम 1 कहेंगे, टेम्परेचर कम होगा उसे हम 0 कहेंगे। ठीक है जी, तो टेम्परेचर के लिहाज से हमें उसको सेट करना पड़ेगा। इस तरह बाई मेटेलिक स्ट्रिप्स हैं, उसमें भी टेम्परेचर के लिहाज से हमें रीसेट करना पड़ेगा। तो बाज़ औक़ात हमें अपने आउटपुट को इन्वर्स करना पड़ता है अपनी सूरत के तहत। या बाज़ औक़ात हमारा इनपुट 0 आ रहा हो तो हम चाहते हैं उससे अलार्म बजे, तो हम उसके आउटपुट को 1 कर देते हैं। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, नॉट गेट लगाते हैं। तो दो ही गेट है, एंड और इन्हीं के आगे आपने नॉट लगा देना है। तो जब और गेट के आगे नॉट लगाते हैं वो कहते हैं नॉर गेट, और जब एंड गेट के आगे लगाते हैं उसे कहते हैं नैंड गेट, यानी नॉट एंड और नॉट और। तो सिंपल आपने नॉट गेट लगा देना है। ठीक है नी, तो और गेट में आपने पैरेलल सर्किट को यूज़ करना है, एंड गेट में आपने सीरीज सर्किट को यूज़ करना है। और पैरेलल सर्किट में आपको पता है दोनों में से एक चीज़ भी ऑन हो जाए, 0 और 1 है तब भी 1 आएगा, 1 और 0 तब भी 1 आएगा, 1 और 1 है तब तो वैसे ही 1 आना है। और 0 और 0 दोनों चीज़ें आपको ऑफ करें तो फिर जाके आपका 0 बनता है। एंड गेट के अंदर अगर 1 और 0 तब भी 0 हो जाता है, 0 और 1 है तब भी 0, दोनों का ऑन होना ज़रूरी है। 1 और 1 हो तो आंसर 1 आएगा, और अगर 0 0 तब तो 0 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपने दो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के गेट बनाने हैं, एक को और गेट कहते हैं, एक को एंड गेट कहते हैं। इसको ऑपरेशन भी कह सकते हैं, और ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन, और प्रोसेस, एंड प्रोसेस, जो मर्जी कह लें।
ठीक है जी। सीरीज अरेंजमेंट, पैरेलल अरेंजमेंट भी कह लें, जो मर्जी कह लें। और है तो पैरेलल है, एंड है तो सीरीज है। और जब इनका उल्टा करना है तो वो नॉट लग जाना, नॉट एंड यानी नैंड गेट, और नॉट और यानी नॉर गेट। तो देखिए हम इसके देख रहे हैं, उसने दिए होंगे आगे एंड ऑपरेशन। ये देखिए एंड ऑपरेशन मैंने भी आपको बताया था, ये सीरीज है, और सीरीज का मतलब आपका दो स्विच S1 S2। ये स्विच इसलिए लगाए जाते हैं कि जब आपका दिल करे सर्किट ऑफ कर दे, जब दिल करे ऑन कर दे। और इसमें भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, वो कहते हैं क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट, ये कन्फ्यूजन करेगा। ओपन का मतलब ये है कि सर्किट ओपन, हम वैसे ओपन कहते हैं स्विच ओपन कर दो, हम देसी पंजाबी में कह देते हैं, उर्दू में कह देते हैं स्विच ओपन कर दो, बटन ओपन कर दो, ऑन कर दो। तो ओपन का मतलब आमतौर पर हम लेते हैं कि वो चल जाए, लेकिन यहाँ ओपन से मुराद ये कि सर्किट ब्रेक कर दिया जाए, यानी तारें अलग कर दी जाए उसकी। और क्लोज का मतलब मुकम्मल है, ठीक है जी, बंद कर दिया स्विच को। क्लोज का मतलब ऐसे बंद है, लेकिन सर्किट में उसका मतलब है कि आपने तारें जोड़ दी हैं, सर्किट मुकम्मल कर दिया है, गैप बंद कर दिया, लिहाजा अब करंट गुजरना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो देखिए स्विच S1 और S2 है, अगर S1 में से करंट गुजरेगा तो S2 में जाएगा ना। तो अगर S1 बंद हो, S2 खुला हो, तब भी करंट नहीं गुजर सकता। अगर S2 खुला है, सॉरी S1 खुला है, S2 बंद है, तब भी नहीं गुजर सकता। दोनों क्लोज किए जाएं, ऑन किए जाएं, तब गुजरेगा। ठीक है जी। तो इसके लिए जो ट्रूथ टेबल है वो ये है, S1 ओपन है, S2 ओपन है, S1 ओपन है और S2 ओपन है। एक मिनट से उसकी चार्जिंग कम होगी। हाँ जी, S1 ओपन है और S2 भी ओपन है, तो आपका सर्किट ऑफ होगा, क्योंकि दोनों स्विचेस जो हैं वो आपने बंद किए हुए हैं। ठीक है जी। इसी तरह S1 ओपन है और S2 जो है लाइट बंद तो नहीं होगी एलसीडी की, स्विच को हिला होगा। चलो ठीक है। अच्छा जी, S1 ओपन है और S2 भी ओपन है, तो लैंप आपका ऑफ होगा। लैंप क्या है, इसके साथ इधर एक लैंप लगाया हुआ है। ठीक है नी। ये जो ये सर्किट आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मुख्तलिफ सिंबल होते हैं। ये एक आपको छोटी बड़ी लाइन नजर आएगी, ये बैटरी की है, मैंने पहले भी बताया था। बराबर लाइन में वो कैपेसिटर की होती है। अगर सिंपल आपने ऐसे जिग जैग बनाया, वो रेजिस्टेंस की होती है। ठीक है जी। अगर ऐसे दायरा बना के बीच में लूप बना हो तो ये बल्ब की होती है। ये बल्ब की है, ये जो गोल दायरा बना हुआ है ना, आपने पुराने बल्ब देखे होंगे, येलो कलर के शायद देखे हों, उसके अंदर ऐसे वायर सी होती थी लूप वाली, तो ये वो है, ये बल्ब है। तो सिंबल अगर उसने नहीं, मैं आपको बताऊँ, बाद को सिंबल ही दे देता है पेपर में कि जी ये सिंबल किस चीज़ का, ये बल्ब का सिंबल है। ठीक है जी। ऐसे गोल दायरा बनाना है, बीच में लूप से ऐसे बनाना है, बल्ब से बनाने हैं, ये बल्ब का सिंबल है। तो कह रहा है अगर S1 जो है वो आपका ऑफ है, ओपन है, ओपन का मतलब ऑफ, S2 भी ओपन है नहीं ऑफ है, तो उस लैंप आपका ऑफ हो जाएगा। अगर S1 ओपन है और S2 आपने क्लोज कर दिया, एक ऑफ है एक ऑन है, तभी ऑफ होगा। अगर S1 को ऑन कर दिया, S2 को ओपन यानी क्लोज कर दिया, तब भी ऑफ होगा। अगर दोनों क्लोज हैं तो फिर ऑन होगा आपके पास। ठीक हो गया जी, समझ आ गई इसकी? अब इसको समझ आ रही, नजर आ रहा है? वैसे नहीं तो मैंने कहा आगे आ जाओ। अगर नज़र का इशू है, क्योंकि आपकी ऐनक भी लगी हुई है, नज़र आ रहा है वैसे, फिर ठीक है। अच्छा जी, अब हम दूसरा देखते हैं। आपने एक तो इसका ट्रूथ टेबल लिखना है, उसी को उसने बताया हुआ है कि अगर एक, ये देखिए एक ऑन है, बोथ ओपन है तो ऑफ है, इसी को वर्डिंग में उसने बताया हुआ आगे। अच्छा जी, और इसको लिखते कैसे हैं? ये देखिए इधर आ गया हुआ है। एंड गेट के लिए जो शक्ल है वो अपने जेहन में रखनी है, ये शक्ल है ये वाली। ठीक है जी। ये कर्व्ड सरफेस है और ये एक लाइन लगी हुई है, दो इनपुट ए और बी आ रहे हैं और एक एक्स ए डॉट बी निकल रहा है बाहर। उससे डॉट क्यों लगाया? ज़रब करना है, क्योंकि अगर वंस आपको पता होना चाहिए, अगर एक भी जीरो तो जवाब जीरो आएगा, और ये तब हो सकता है अगर ज़रब किया जाए, एक के साथ जीरो को ज़रब करें जवाब जीरो आ जाएगा। इसका मतलब एंड गेट के लिए हम ज़रब करेंगे, ए ज़रब बी। ठीक है जी। और जब इसी का आप नैंड गेट बनाएंगे तो क्या करेंगे? नॉट एंड, जस्ट इसी एक बॉक्स और बनाएंगे और लिखेंगे ए डॉट बी के ऊपर बार, बार आ जाएगी, एक पट्टी आ जाएगी। बार अपने मैथ में पढ़ा है, जब भी पट्टी या बार आ जाए वो बदल देती है प्रोसेस को, उलट कर देती है।
ठीक है जी, वो 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा, ठीक है जी। तो ये देखें 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 1 इंटू 0, 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 और 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो ट्रूथ टेबल बिल्कुल मुश्किल नहीं है और वैसे ही बनाना आसान है। देखें ट्रूथ टेबल बनाते वक्त बिल्कुल तरतीब होती है, आसान सी तरतीब है। आपको ये देखना कि मैंने 1 किधर लिखना था, 0 किधर लिखना था, बड़ा आसान है। आपके पास जितनी दफ़ा आपने मिकदारें लिखनी 4 दफ़ा लिखनी है। अगर 2 मिकदारों का टेबल है तो 4 वैल्यूज़ आएंगी आपके पास। अगर 3 वाला है तो 8 आएंगी, तो 2 वाले की 4 आएंगी। यानी इसका मतलब है ए की भी 4 कीमतें लिखनी है, बी की भी 4 लिखनी है। अब ये कि कहीं भूल ना जाएं, अंदाज़ा लगाएं कि 0 इधर था 1 इधर था, क्या बना है। उसका एक आसान तरीका है, वो ये कि आपकी जितनी मिकदारें बन रही हैं टेबल के अंदर उसको आधा कर लें। आधी बार लिखें 0, आधी बार लिखें 1। जैसे ये 2 चीज़ों वाला, 2 क्वांटिटीज़ वाला ए और बी वाला, तो इसकी 2 का स्केयर 4 बनेगा, 4 चीज़ें आएंगी एक लाइन में आपके पास। अगर 3 वाला होता तो 3 3 9, ठीक है जी। तो वो नहीं 9 नहीं आएगा, 6 आएगा। तो उससे 6 नहीं 8 आएगा माजरत। 2 की पावर 3 बार लेनी है, माजरत मैं गलत आ गया, 3 उस नंबर की पावर नहीं लेनी, जितनी बार वो कीमत आई है 2 की उतनी पावर लेनी है, ठीक है। 2 की पावर लेनी है, तो 2 की पावर 3 लेंगे 8 आएगा। इसका मतलब 3 क्वांटिटीज़ वाला हो, एक्स वाई जेड, तो घबराना नहीं है, उसके लिए आपने 8 कीमतें लिखनी है लाइन में, ठीक है जी। 8 कीमतें, 4 0 के 4 1 होंगे, उसका आपने हाफ कर देना है जितनी भी है। जैसे इसमें 4 थी मैंने हाफ कर दिया, 2 2 आ गए, उधर 8 थी 4 4 आएंगे। तो पहली लाइन में 2 बार 0 लिखना है, 2 बार 1 लिखना है। अगली लाइन में इसको मजीद आधा कर देना है। आपने 2 बार 0 लिखा था, 1 बार 0 1 बार 1, फिर 1 बार 0 1 बार 1। अगर वो 3 मिकदारों एक्स वाई जेड वाला होता तो फिर आपकी 8 बनती, तो अब 4 बार 0 4 बार 1 लिखते। अगली लाइन में वाई वाली में 4 को आधा करते, 2 0 2 1, फिर 2 0 फिर 2 1, और उससे अगली लाइन में फिर आधा कर देते, 0 1 0 1 0 1 0 1। कभी आपकी कोई पॉइंट मिसिंग नहीं होगा, बिल्कुल बराबर वैल्यू से लेंगे। तो बिल्कुल आसान है ट्रूथ टेबल बनाना, बल्कि सबसे आसान है इस पूरी बुक के अंदर ट्रूथ टेबल बनाना। 0 0 1 1, अगली बार 0 1 0 1, और उससे आगे ज़रब करना है या जमा करना है वो आपको पता है। एंड ऑपरेशन हो तो ज़रब कर दें, और ऑपरेशन हो तो जमा कर दें। तो ये ज़रब किया हुआ इसने। अब हम देखते हैं और ऑपरेशन उर्दू में भी देखें ऐसे ही दिया हुआ है, मेरा नहीं ख्याल कि उसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत है, टेबल वैसे ही है। उर्दू में ओपन को खुला कहा हुआ है, ठीक है जी, और क्लोज को बंद कहा हुआ है। बंद का मतलब ये नहीं कि स्विच बंद है, बंद का मतलब है करंट गुजर रहा है, और खुले का मतलब करंट नहीं गुजर रहा, ठीक है जी। ये ज़हन में रखना है कि आपको कन्फ्यूजन हो सकती है लफ्ज़ से। बंद का मतलब ये नहीं है कि आपने बटन बंद कर दिया, हम आमतौर पर बंद का मतलब है करंट ख़त्म कर दिया। यहाँ बंद से मुराद है ख़त्म करना नहीं है, यहाँ बंद से मुराद क्या है, करंट चल रहा है, ये हमने थोड़ा सा देखना है। बाकी वही लैंप वाली और वही मिसाल जो उधर दी है हमने वही इधर लिखी हुई है। अच्छा जी, अब उसने इधर डेफिनेशन भी दी हुई है, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, कहीं दी होगी। द सर्किट विच इम्प्लीमेंट्स एंड ऑपरेशन इज नोन एज एंड गेट। वो सर्किट जो एंड गेट को इस्तेमाल करे, इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अपनी मकसद के लिए इस्तेमाल करना, अपने हुक्म की तामील करना। तो वो सर्किट जो एंड ऑपरेशन को इस्तेमाल करे उसे एंड गेट कह देते हैं। तो आपको एंड गेट कह दें, एंड ऑपरेशन कह दें, अपने कन्फ्यूज नहीं होने, एक ही चीज़ है वो, ठीक है जी। वो सर्किट जो एंड ऑपरेशन को इस्तेमाल करे, ऑपरेशन का मतलब प्रोसेस, एंड प्रोसेस को इस्तेमाल करे, वो एंड गेट कहलाएगा, ठीक हो गया जी। अब और है, तो और में मैंने बता दिया, ये आपने पैरेलल लगाना है। सिर्फ फ़र्क है वहाँ सीरीज़ था और यहाँ जो है वो क्या है, पैरेलल है। अब देखिए यहाँ बैटरी से करंट निकल रहा है, S1 अगर जो है वो कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, तब भी लैंप ऑन हो जाएगा, और S2 अगर ऑफ है लेकिन S1 जुड़ा हुआ है तो लैंप ऑन होगा। अगर S2 जुड़ा हुआ है, S1 ऑफ है, तब भी लैंप ऑन होगा, क्योंकि करंट के 2 रास्ते हैं, एक ऊपर से एक नीचे से। ऊपर वाला ऑन है तब भी करंट गुजर जाएगा, नीचे वाला ऑन है तब भी गुजर जाएगा, और अगर दोनों ऑन है तब भी गुजर जाएगा। इसका मतलब करंट तीनों सूरतों में गुजर जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों ऑफ करेंगे तब नहीं गुजरेगा, ठीक है जी। तो वहाँ 3 सूरतों में नहीं गुजर रहा था, एक में गुजर रहा था जब दोनों ऑन थे, यहाँ 3 में गुजर रहा है और एक में नहीं गुजर रहा। तो इसके लिए भी देखिए ओपन, ओपन का मतलब करंट नहीं गुजर रहा, और S2 भी ओपन है, करंट नहीं गुजर रहा, इसे खुला और खुला कहेंगे उर्दू में हम, तो ये ऑफ हो जाएगा, लैंप रोशन नहीं होगा। इसके बरक्स ओपन है S1 लेकिन S2 क्लोज्ड है, एक ओपन है क्लोज्ड है, तब भी करंट गुजर रहा है। इसी तरह एक क्लोज्ड है एक ओपन है, तब भी करंट गुजर रहा है, और दोनों क्लोज है तब भी करंट गुजर रहा है। और ट्रूथ टेबल में कैसे करेंगे, वही तरीका मैंने कहा था, 4 आएंगे आपके पास एक लाइन में, 2 0 2 1, फिर
आधा कर दें, 1 0 1 1 1 0 1 1, बिल्कुल आसान है करना है इसको। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 1। अब इधर हम सोच सकते हैं 1 प्लस 1 1 क्यों कहा है, मैथमेटिक्स में तो हम 1 प्लस 1 2 करते हैं। तो बात ये है, देखें हमने 1 किसका नाम रखा है, करंट के आने का। तो करंट एक तार में से गुजर के आ जाए, 2 में से गुजर के आ जाए, 5 में से गुजर के आ जाए, लेकिन आएगा तो करंट ही है ना जी। हम कहें करंट आ गया, क्योंकि हमने मिकदार की तो बात ही नहीं की, हम तो आने और ना आने की बात की है। करंट आएगा तो 1, नहीं आएगा तो 0। इसलिए जितनी मर्जी तारें जोड़ी जाएं, रिजल्ट तो उसका यही निकलना है कि अगर ऑन है तो करंट आएगा और ऑफ है तो नहीं आएगा। इसलिए जितनी बार भी आप 1 जमा करेंगे, इसमें आपने वैल्यू 1 नहीं रखनी है, क्योंकि 1 का मतलब है करंट आना। ठीक है जी। तो जितनी साइडों से मिला के भी आप ले आना तो करंट ही है, इसलिए उसको 1 ही कहना है हमने। चाहे आप 10 दफ़ा 1 जमा कर लें, जो आप 1 ही रखेंगे आप इसमें। तो ये जो बुलियन अलजबरा है, इसमें ऐसे ही होता है। कंप्यूटर वालों ने किया होगा, 9th में उनको अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप जितनी बार 1 को जमा करते हैं, आंसर 1 ही आना है। ये ना हो कि आपको कह दे कि जी और गेट है और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू आपके 2, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। जितनी मर्जी बार 1 जोड़ लें, जवाब क्या आएगा 1। क्योंकि मैंने कहा था मिकदार जो है वो ऑन है या ऑफ है। तो ऑन जितनी मर्जी साइडों से होके हो जाए, होना तो ऑन ही है उसने, तो उसको 1 कहेंगे। तो इसका जब नॉट गेट बनाएंगे, नॉर गेट जिसको हम कहेंगे, तो वो क्या होगा, इस a प्लस बी के ऊपर बार आ जाएगी और 0 की जगह आ जाएगा 1 और 1 की जगह आ जाएगा 0 और यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, उलट हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, देखिए उसने नैंड गेट बताया है, ये देखिए उसने वैसे ही नॉट गेट बताया है। नॉट गेट का मतलब क्या है कि वो इन्वर्स कर देगा, बार जो ऊपर आ जाती है उसका मतलब आपका आंसर उल्टा हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ आपने और देखनी है, ये एंड गेट की तस्वीर नहीं होगा। हाँ जी, एंड गेट की तस्वीर देखें, उसमें हम देखा था राउंड था, पूरा गोल था सिरा। इसमें राउंड नहीं है, थोड़ा सा सेमी कर्व्ड है, कम कर्व है उसकी। ठीक है जी। और नोक पॉइंटेड है आगे से, लेकिन तकोन नहीं है, ट्राइंगल नहीं है। वो जो नॉट गेट आप देखेंगे ना, वो आगे क्या है, ट्राइंगल है। तो तीनों की शक्लों में फ़र्क है। बाज एक दो दफ़ा मैंने ऐसे भी देखा पेपर में, उन्होंने सवाल दिया हुआ है, शक्ल दे दी हुई है, कहा कौन सा गेट है। ठीक है जी। तो शक्ल से आपको पता चलेगा, अगर वो पूरा गोल है आगे से तो वो एंड गेट है, अगर वो पॉइंटेड और कर्व है तो वो और गेट है, और अगर ट्राइंगल लगी हुई है तो वो नॉट गेट है। नॉट गेट, नॉर नहीं, नॉट गेट, नॉट। अब आपने नॉट, ये नॉट गेट अकेला, नॉर नहीं, ना ये नॉर है ना ये नेंड है, ये नॉट गेट की शक्ल है। तो अगर आपने बनाना हो नॉर गेट तो क्या करेंगे, और गेट की शक्ल के बना के उसके आगे ये लगा देंगे। ठीक हो गया जी। अगर आपने बनाना हो नेंड गेट तो आप क्या करेंगे, एंड गेट की शक्ल बना के उसके आगे ये लगा दें, क्योंकि ये सिर्फ नॉट गेट है, उल्टा करने वाला गेट है। पिछला गेट तो अपनी जगह रहेगा ना। बात समझ आ रही है। अगर वो एंड गेट कहे तो आपने ये वाला गेट लगाना है, अभी घरों वाला गेट नहीं है, ये वाला गेट लगाना है आपने, ये वाला। अगर वो और गेट कह दे तो ये वाला गेट लगाना है। और अगर वो कहे नहीं जी हम तो नॉट गेट, अकेला नॉट कह दे, ये भी तो हो सकता है वो कहे नॉट गेट की शक्ल बना दे। अब आप नॉट ढूंढते रहे या नेट ढूंढते रहे, वो नहीं ढूंढना। नॉट गेट अकेले का मतलब है जो सिर्फ उल्टा कर दे, बस अकेला, ना उसके साथ और है ना उसके साथ एंड है, अकेला नॉट गेट। तो नॉट गेट अकेला होगा तो ये आएगा। और अगर जो हो गया नैंड गेट, तो देखिए उसे क्या किया हुआ है, ये देखें क्या किया हुआ उसने, एंड गेट लगा के उसके आगे क्या लगा दिया है, नॉट लगा दिया। ये हो गया है, कौन सा गेट हो गया, ये नैंड गेट हो गया। उससे अगला देखें, अच्छा इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। जो नुक्ता आ गया था ना डॉट, ये वाला, ये भी नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा पता नहीं किधर बनाया, हाँ ये देखें, तो ये और गेट और उसके साथ नॉट लगा दिया है। तो ये नॉर ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है। ये आगे जो गोल सा आ गया है ना, ब्लू स्पॉट आ गया है, ये भी नॉट गेट को रिप्रेजेंट है। ठीक है। और देखें यूजेस ऑफ लॉजिकल गेट है जी हमारे पास, हाँ जी है। अच्छा जी, अब इसमें हमने देखना है, ये है हाउस सेफ्टी अलार्म। यूज ऑफ लॉजिकल गेट्स का मतलब हम लॉजिकल गेट्स को इस्तेमाल करते हैं और उसमें हाउस सेफ्टी अलार्म उसने एक मिसाल दी है।
और इनमें आमतौर पे लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस LDR, L फॉर लाइट और D फॉर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस फॉर रेजिस्टेंस, आपको रेजिस्टेंस कहते हैं ऐसी रेजिस्टेंस जिसका ताल्लुक लाइट से हो, लाइट आ जाए तो वैल्यू कम हो जाए, लाइट ना हो तो वैल्यू ज़्यादा हो, उसे कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। ठीक है जी। अब LDR जो एक स्विच के तौर पे काम करती है, ठीक है जी, कैसे करेगी हम देख लेते हैं। कहता है हमने एक नैंड गेट को इस्तेमाल करना है बर्गलर अलार्म बनाने के लिए। बर्गलर अलार्म होता है जो आपकी दरवाज़ों और खिड़कियों की हिफाजत करता है, यानी अगर कोई उसको ओपन करे तो आपका आवाज़ सायरन बजना शुरू हो जाएगा। और ये कैसे करेंगे कि नैंड गेट एक इन्वर्स गेट है, एंड गेट का उल्टा। ठीक है जी, एंड गेट का जो है ये उल्टा है, यानी सीरीज अरेंजमेंट उसने लगाया होगा। इसमें सबसे पहले तो एक LDR जो है पुश बटन लगा होगा। LDR पुश बटन का मतलब क्या, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस का बटन लगा होगा जिसको आप प्रेस करेंगे। ठीक है जी, जो स्विच S को प्रेस करेगा, ठीक है जी, और एक अलार्म होगा, यानी एक स्विच लगा होगा उसको प्रेस किया जाना है और एक अलार्म लगा होगा, और वो स्विच की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी किस पे, लाइट पे। ठीक है जी, एक स्विच लगा हुआ है जो LDR जो है वो उसको इस्तेमाल करते हुए, स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करते हुए या लो डेंसिटी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करते हुए बनाया गया। ये लाइट पड़नी है तो उसने अपना आउटपुट देना है आगे, और उसके आउटपुट ने आगे इस्तेमाल होना है किसके लिए, अलार्म के लिए इस्तेमाल होना है। ठीक है जी, ये उसने कहा है। उसने कहा पुश बटन, स्विच S और एक अलार्म जो है और एक नैंड गेट इसके साथ अप्लाई किया गया, तीन चीज़ें मिलती तो बर्गलर अलार्म बन जाता है। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस को नैंड गेट के इनपुट B और पॉजिटिव टर्मिनल के दरमियान लगा दिया गया, यानी एक इनपुट है और एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, एक बैटरी का हिस्सा है और एक इसका जो है वो इनपुट वैल्यू। ये इनपुट की वैल्यू से जो आउटपुट बनेगा वो और बैटरी की वैल्यू मिलेगी, यानी एक साइड बैटरी से आएगी, एक साइड इससे आएगी, दोनों मिल के आंसर जो आपको देंगे उसके मुताबिक अलार्म बजेगा। क्योंकि ज़ाहिर है सर्किट जब चलाया जाता है तो उसे करंट भी तो चाहिए होता है ना, कहीं ना पावर भी तो चाहिए होती काम करने के लिए। तो एक साइड पे एक दो सिरे निकल देना इससे बाहर, अलार्म को दो सिरे जाने, एक सिरा बैटरी का होगा और एक सिरा किसका होगा, जो आपने इनपुट लगाया उसमें से जो जवाब आएगा आउटपुट बन के उसका जाएगा बाहर। ठीक है जी। कहते हैं कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस जो वो हाई लेवल इनपुट 1 रखेगी। कैसे, आपने इस तरह देखना है, दरवाज़ा जो है वो जब ये लाइट लगी हुई है और ये दरवाज़ा फर्ज करें इस तरफ, ठीक है जी, लाइट इधर है, दरवाज़ा, अगर दरवाज़ा बंद है तो दरवाजे के पीछे या दरवाजे के साथ ऊपर एक लगा हुआ लो रेजिस्टेंस, क्या ये लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस इधर लगी हुई है। अब वहाँ से रोशनी सीधी आ रही है इस पर, ये समझ लें कि ये दरवाजे के ऊपर एक पॉइंट लगा हुआ है, लाइट आ रही वहाँ से, तो लाइट इस पर आके पड़ेगी ना। तो जब लाइट इस पर पड़ेगी तो इसका इनपुट क्या होगा, 1। लाइट आ रही है ना अभी उसके पास, तो इसका इनपुट क्या होगा, 1। अच्छा, अब अगर कोई बंदा दरवाज़ा खोल दे तो वो लाइट को इंटरप्ट नहीं कर देगा, दरवाज़ा रोशनी के बीच में आएगा। आपने रोशनी ऐसे लगानी है कि दरवाज़ा खुले, जैसे ये रोशनी है, दरवाज़ा खुल के उसके सामने आएगा, रोशनी दरवाजे में पड़ेगी, इस तक नहीं पहुँचेगी। ठीक है जी, तो जाहिर बात है वो इनपुट चेंज हो गया ना फिर उसका। बात समझ आ रही है, अगर दरवाज़ा बंद है तो लाइट आगे इससे लग रही है, वो इसे अपनी वैल्यू दे रही है, लेकिन अगर आप दरवाज़ा बंद कर दें और खोल दें सॉरी, तो क्या होगा, रोशनी दरवाजे पे आ जाएगी। ठीक है जी, जैसे मेरा लैपटॉप है ऐसे नीचे कर दिया, रोशनी कुछ और आ गया भाई, ये है, हाँ जी, मैं दोबारा से को बताता हूँ, रोशनी आ रही वहाँ से इसके ऊपर सेंसर के ऊपर आगे पड़ रही है। अगर दरवाज़ा बंद है तो रोशनी आती रहेगी, लेकिन अगर दरवाज़ा आप खोल देंगे तो दरवाज़ा रोशनी और इसके दरमियान आ गया है खुलने से। आपने इसकी सेटिंग ऐसे करनी कि रोशनी इसमें पड़ती जाए, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुले तो रोशनी दरवाजे के सामने आ जाए, दरवाज़ा रोक दे उस रोशनी को। अब वो रोशनी इस पर तो नहीं पड़ रही, तो इसका जो आउटपुट होगा वो चेंज होके जाएगा। ठीक है जी, और ये चेंज वो सेंस करेगा कि ये किसी ने दरवाज़ा खोला है हमारी इजाज़त के बगैर, और उसी टाइम अलार्म क्या हो जाएगा, बजना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, देखते हैं इसको, यहाँ से भी देखते हैं, रीडिंग करते हैं, पता चल जाएगा। नहीं, ज़रूरत ही एक ही होती, कितनी की आपने आवाज़ देनी है। घर के अंदर एक अलार्म बहुत होता है, और उसके अलावा उससे ज़्यादा भी लगाने तो ज़्यादा लगा ले, वो तो आपकी मर्जी है। कनेक्ट ही करना है, जैसे आप एक स्पीकर जोड़ के 2 तारे जो दोस्ती करोगे, लेकिन एक ही चाहिए होगा आपको, या डिफरेंट प्लेसेस पे लगाए हो तो शायद ज़्यादा चाहिए हो। अच्छा जी, इसको पढ़ते हैं एक बार उर्दू में भी इंग्लिश में भी, क्योंकि ये सवाल लॉन्ग है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो पढ़ लेना चाहिए। वी कैन यूज़ सिंगल नैंड गेट टू मेक बर्गलर अलार्म। हम सिंगल नैंड गेट यूज़ करते हैं बर्गलर अलार्म बनाने के लिए। दिस कैन बी डन, ये किया जा सकता है बाय यूजिंग नैंड गेट को इस्तेमाल करके।
एन LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। अब पुश बटन, एक बटन जो दबाया जाएगा ताकि अलार्म बजे, स्विच एस एंड अलार्म, स्विच एस लगेगा अलार्म होगा। कनेक्ट LDR लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं बिटवीन नैंड गेट एंड इनपुट, नैंड गेट इनपुट बी, नैंड गेट इनपुट बी के साथ आपने जोड़ देना उसको लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस को, एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और दूसरा सिरा किधर जोड़ेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। द लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस विल काज ए हाई लेवल इनपुट 1, वो हाई लेवल इनपुट 1 करेगी एट बी पे व्हेन लाइट इन लाइट, जब वो रोशनी में होगी। हमने कहा था जब लाइट उसमें पड़ेगी उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और जब रेजिस्टेंस कम होगी करंट ज़्यादा गुजरेगा। हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस करंट को रोकता है, और जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी करंट गुजरेगा, और करंट गुजरेगा तो उसकी वैल्यू को हम क्या मानेंगे, 1, ठीक है जी, इनपुट 1 मानेंगे। जब करंट गुजरा तो 1 है, जब नहीं गुजरा तो 0 है। ये मैंने पहले बताया था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। द LD1 एट बी वेन इन लाइट बिकॉज ऑफ इट्स लो रेजिस्टेंस, अब इसकी रेजिस्टेंस क्या हो गई है, लो। क्यों लो, ये लाइट की वजह से। तो अगर आप लाइट बंद कर दी, वो मैंने कहा था कैसे बंद करनी है, आपने लाइट और सेंसर को ऐसे लगाना है कि दरवाज़ा बीच में आए, कि जब दरवाज़ा खुले तो वो रोशनी के रास्ते में आ जाए, रोशनी यहाँ तक ना आए। जब रोशनी नहीं आएगी तो उसे क्या कहेंगे, हाई रेजिस्टेंस। देखें ना, जब उस लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, ऐसी रेजिस्टेंस जिसमें लाइट पड़े तो वैल्यू लो हो जाए, करंट गुजारना शुरू कर दे। लेकिन जैसे ही उस पर लाइट नहीं पड़ेगी तो उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाई, और वो करंट को नहीं गुजारेगी, वो तो बैटरी से जो करंट जा रहा है उसको भी रोक देगी। समझा रही बात, कि अगर जो है वो लाइट आ रही है तो उसकी रेजिस्टेंस लो रहनी है, बैटरी से जो करंट की वैल्यू आ रही है उसको गुजरने देगी अपने बीच में से। लेकिन अगर लाइट बंद हो गई तो क्या होगा, वो उसकी रेजिस्टेंस हो जाएगी ज़्यादा, और बैटरी से आने वाला करंट भी रुक जाएगा उसको, क्योंकि बैटरी आने वाले करंट के साथ इसको जोड़ा हुआ था। अब क्या होगा, करंट उधर नहीं पहुंचेगा, उधर वैल्यू बनेगी 0, ठीक है जी। लेकिन हमने तो अलार्म बजाना है, अलार्म बजाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1। तो इसीलिए हमने नैंड गेट लगाया है कि जो आउटपुट जाए उसको वो उल्टा कर दे, कि दरवाज़ा खुले तो 0 बनेगा, उस 0 को वो करेगा 1, नैंड गेट कर देगा उसको 1, और 1 पे अलार्म बजना शुरू, ठीक है जी। और अगर दरवाज़ा बंद है तो हमारा जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 पे अलार्म बजना चाहिए, लेकिन नैंड गेट ने उसको 0 कर देना और अलार्म नहीं बजना। तो जब दरवाज़ा खुलेगा तब अलार्म बजेगा, जब दरवाज़ा नहीं खुलेगा तो अलार्म नहीं बजेगा। तो ये उसमें पढ़ते हैं उसको आगे। बिकॉज ऑफ इट्स लो रेजिस्टेंस द लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस विल काज अ लो इनपुट 0 एट बी, वो लो इनपुट 0 करेगा व्हेन लाइट इज इंटरप्टेड, जब इंटरप्ट हो जाएगी, एंड काज हाई रेजिस्टेंस, और अब उसके नतीजे में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाई। जब रेजिस्टेंस हाई आ जाएगी तो इनपुट 0 हो जाएगा उसका। अ लो लेवल सिग्नल इज आल्सो काज एट ए, तो ए पे लो लेवल सिग्नल के नतीजे में 0 का मतलब है लो लेवल सिग्नल जाएगा उसका। व्हेन बगलर स्टेप्स ऑन स्विच एस, और इसके नतीजे में उसको ऑन कर देगा, चूंकि हमने कहा 0 को उसने 1 करना है, और 1 के नतीजे में स्विच एक्टिव हो जाना है, ठीक है जी। सो दिस बगलर अलार्म साउंड्स, ये बजना शुरू हो जाएगा when either burglar interrupts light falling on LDR or steps on switch S। या तो आप स्विच S को बंद करेंगे, वो स्विच S क्या है, आपने एक स्विच लगाया वो घर के अंदर कि चोर स्विच को काटने की कोशिश भी कर सकता है ना, चोर समझदार हो, उसने कहा ऐसे लगाए हुए हैं जी हाउस सेफ्टी अलार्म, वो क्या पहले उसका बटन काटते हैं, तो जब वो बटन काटने लगेगा तब भी आपका अलार्म बजेगा, या खिड़की दरवाज़ा खोलने की कोशिश करेगा तब भी अलार्म बजेगा, दोनों सूत्रों में। ये वो क्या है, उर्दू में पढ़ते हैं इसको। नहीं, इकट्ठे ही होता है, सारी वायरल इकट्ठी हो रही होती है। बर्गलर अलार्म में सिंगल नैंड गेट इस्तेमाल होता है। ये नैंड गेट एक लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस पुश बटन एस और एक अलार्म पर मुश्तमिल है। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस को नैंड गेट की इनपुट बी और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के दरमियान जोड़ा गया है। जब लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस पर लाइट पड़ेगी तो उसकी रेजिस्टेंस कम होने की वजह से बी पर इनपुट 1 होगा, ठीक है जी, जब लाइट पड़ेगी। मगर जब लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस पे लाइट नहीं पड़ेगी तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से उसका इनपुट 0 हो जाएगा। ये वही बात जो मैंने पहले आपको बताई है। जब चोर बगलर स्विच पे कदम रखता है, यानी इसको दबाने की कोशिश करता है, तो इनपुट ए लॉजिक लेवल 0 पे होने की वजह से बगलर अलार्म को स्विच ऑन हो जाता है। आपकी वैल्यू 0 आई थी, उसने उसको बंद करके ऑन कर दिया स्विच को। लिहाजा जब चोर LDR पे पड़ने वाली लाइट को मुनक़ता करता है, दरवाज़ा जब खोलेगा तो खुद ही मुनक़ता हो जानी, या फिर स्विच एस पे कदम रखता है, दोनों सूत्रों में अलार्म ऑन होता है। ये स्विच ऐसा होता है नीचे भी हो, बाज़ का बेस पे लगा होता है, फ्लोर बना होता है छोटा सा, देखने में फर्श ही होता है, आप पैर रखते हैं वो हल्का सा दबता है, प्रेस होता है, वो भी स्विच के तौर पे काम कर सकते हैं।
और आवाज़ पैदा हो जाती है। हाँ जी, इतना ही है ये।